डायलिसिस जैसा कि आप जानते हैं एक प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा हम शरीर में से गंदे पदार्थ जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड्स को शरीर में से निकाल के साफ करते हैं। जो जिन मरीजों की के गुर्दे दोनों पूरी तरह खराब हो जाएं, यानी कि 10 से 15% भी काम ना करें, उनके शरीर में यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, फॉस्फेट और कई और मिनरल्स की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर ये इस क्वांटिटी से ऊपर चला गया शरीर में तो काफी साइड इफेक्ट्स या एडवर्स रिएक्शंस कॉज करते हैं जो जानलेवा भी हो सकते हैं। तो इन साइड इफेक्ट से बचने के लिए डायलिसिस की प्रतिक्रिया बनाई गई है। डायलिसिस की प्रतिक्रिया के दौरान एक डायलाइजर होता है जो एक मशीन के साथ अटैच्ड होता है। शरीर में से खून डायरेक्टली उस डायलाइजर के थ्रू रन करता है और जो डायलाइजर के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में या उल्टी दिशा में एक डायलिसेट रन करता है जो कि खून के अंदर से सारे गंदे पदार्थ यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड्स को अपनी तरफ खींच लेता है और शरीर में वापस इस खून को जो पवित्र हो गया है यानी प्योरीफाई हो गया है और यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड्स निकल गए हैं, पोटेशियम निकल गया है, उसे वापस रिटर्न कर देता है। ये 4 घंटे की प्रतिक्रिया होती है और इस प्रतिक्रिया के बाद पेशेंट के शरीर में इन गंदे पदार्थों का या इम्प्योरिटीज या टॉक्सिन्स की मात्रा काफी लो लेवल पे चली जाती है, जिसके कारण जो साइड इफेक्ट्स आते हैं वो बेटर हो जाते हैं और पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, एनर्जी है, वेलबींग है, वो सारी बढ़ जाती है। नॉर्मली एक 4 घंटे की डायलिसिस की प्रतिक्रिया इज इक्वल टू 24 आवर्स ऑफ किडनी फंक्शन फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल। तो 24 घंटे में हमारी किडनियां जो काम करती हैं, जो यूरिन बनाती हैं, जिसके द्वारा हम गंदे पदार्थ शरीर में से निकालते हैं, वो डायलिसिस 4 घंटे में करती है। और आम आदमी के लिए जो डायलिसिस ग्रहस्थ है, जो किडनी पेशेंट है, जो किडनी फेलियर में चला गया है, जिसे हम सीकेडी स्टेज 5 कहते हैं, वो डायलिसिस की प्रतिक्रिया या 2 बार सप्ताह या 3 बार सप्ताह अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या गुर्दे विशेषज्ञ के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार लेता है। जो मरीज एंड स्टेज या अंतिम स्टेज ऑफ किडनी फेलियर में पहुंच गया है, जिसको हम अगर ऑब्जेक्टिवली या थ्योरेटिकली डिफाइन करें, यानी कि उसके गुर्दे का जो फंक्शन है 15% से कम है, दोनों गुर्दों का फंक्शन, और उसके कारण वो शरीर में से ये वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया, क्रिएटिनिन नहीं निकाल पा रहा और इनकी मात्रा इतनी अधिक हो गई है कि उसके नॉर्मल जीवन को भी इफेक्ट कर रही है और उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि उसको उल्टी जैसा लग रहा है, घबराहट हो रही है, सांस फूल रहा है, पैरों में सूजन आ रही है, आंखों के आसपास सूजन का आना, शरीर में खुजली होना पूरे शरीर में, और उल्टियां आना काफी अधिक मात्रा में, और शरीर में पानी भर जाना, यानी कि आप देख सकते हैं आंखों के आसपास सूजन आ गई है या पैरों में सूजन आ गई है या इवन फेफड़ों में पानी भर रहा है। तो ये सिम्टम्स, सारे सिम्टम्स यूरिमिक सिम्टम्स होते हैं। तो जब किडनी की फंक्शनिंग 15% से कम है और ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को आने शुरू हो गए हैं, तब हमें समझ लेना चाहिए कि ये समय है कि पेशेंट को डायलिसिस के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अगर अब हम रुके या हमने देरी की तो ये सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशंस में टर्न हो सकते हैं और वो लाइफ थ्रेटनिंग या जानलेवा भी हो सकती हैं, जैसे कि खून की उल्टियां आना, फेफड़ों में पूरा पानी भर जाना, बलगम में से खून का निकलना, बेहोश हो जाना, दौरे पड़ना। तो इसलिए जब पेशेंट को ये सिम्टम्स आए और उसका यूरिया, क्रिएटिनिन इतनी अधिकतर मात्रा में बढ़ गया है कि गुर्दे का फंक्शन 15% से कम हो जाए, तो हम मानते हैं कि डायलिसिस की जरूरत है। अगर मैं एक 60 साल से ऊपर व्यक्ति की बात करूं तो उसके अगर हम जांच कराएं, जिसे हम कहते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट, उसमें अगर उसकी यूरिया और क्रिएटिनिन की वैल्यू, यूरिया 200 से ज्यादा और क्रिएटिनिन 5 से ज्यादा हो गया है और उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि डायलिसिस शुरू करने का समय आ गया है। डायलिसिस 2 प्रकार के होते हैं। पहला डायलिसिस, जिसके बारे में अभी तक मैंने बात की, जिसे हीमोडायलिसिस कहते हैं, जिसमें एक मशीन के अंदर एक फिल्टर होता है जिसके अंदर खून जाता है पेशेंट का और वो प्योरीफाई होके यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड्स निकल के वापस रिटर्न कर दिया जाता है। इसे हम हीमोडायलिसिस या खून की या ब्लड की डायलिसिस कहते हैं। दूसरी प्रकार की डायलिसिस होती है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसे हम पेट की डायलिसिस कहते हैं। उसमें एक छोटे से ऑपरेशन के द्वारा एक कैथेटर पेट के अंदर डाल दिया जाता है। उस कैथेटर के द्वारा पेट के अंदर हम पानी डालते हैं, एक स्पेशल फॉर्म ऑफ फ्लूइड जिसे हम पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। उसकी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होती है, 1.5, 2.5, 4.5 या 7.5%। एंड वो डालने के बाद उसका बेसिकली मैकेनिज्म होता है कि शरीर की कैपिलरीज के अंदर से यूरिया, क्रिएटिनिन इस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फिल्टर में
आ जाता है पेट के अंदर ड्रेन करके। तो बाय द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड बाय कन्वेक्शन, यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड्स और पानी ब्लड वेसल के अंदर से पेट के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में, जहां ये पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड रखा गया है, ड्रेन होता है। और 3 से 4 घंटे या इन सम केसेस ओवरनाइट 12 घंटे में जब इसकी ड्रेनेज हो जाती है, तो उसी कैथेटर के द्वारा हम इसे ड्रेन कर देते हैं। इस प्रतिक्रिया को घर पे किया जा सकता है। आपको अपने साथ एक अटेंडेंट चाहिए जो पानी को अंदर पेट में डाले और 4 घंटे बाद निकाल दे। साथ ही साथ इसमें इन्फेक्शंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप स्टेराइल प्रिकॉशंस नहीं लेते, आपके ग्लव्स आपने नहीं पहने हैं, तो उस कैथेटर के द्वारा आपको इन्फेक्शन होने की भी संभावना रहती है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस एक ऐसा डायलिसिस है जो घर पे होगा, जिसमें दिन में 3 साइकिल या कई बार ओवरनाइट अगर साइकिल दें तो 4 साइकिल दी जाएंगी। और अब पेट के मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अनुसार हम यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड शरीर से ड्रेन कर लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति खून की डायलिसिस नहीं कराना चाहता है, फिस्टुला नहीं बनवाना चाहता है या गले में कैथेटर नहीं डलवाना चाहता है, तो वो आके पेट की डायलिसिस घर पे आराम से करा सकता है और अपना ओपीडी बेसिस पे अपनी जांचें करा के फॉलो अप कर सकता है। पेशेंट जब उस स्टेज पे आ जाए, अंतिम घड़ी किडनी डिजीज की आ चुकी है, पेशेंट को अपनी किडनियां काम नहीं कर रही हैं, डायलिसिस के लिए जाना पड़ रहा है 2 या 3 बार सप्ताह में, तो उसको कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। क्योंकि गुर्दे नहीं काम कर रहे, तो शरीर में पोटेशियम बढ़ सकता है। पोटेशियम की मात्रा अगर शरीर में ज्यादा बढ़ गई तो वो हार्ट को भी इफेक्ट कर सकती है और हार्ट अटैक भी कॉज कर सकती है। इसके अलावा शरीर में एसिड्स बढ़ सकती हैं, जिसके कारण उल्टियां आ सकती हैं अगर मरीज कम डायलिसिस करा रहा है या ड्यूरेशन बिटवीन 2 डायलिसिस बढ़ जाता है। इसके अलावा बीपी की फ्लक्चुएशंस काफी कॉमन होती हैं डायलिसिस के पेशेंट में। जैसे जैसे आप डायलिसिस रेगुलर कराते हैं तो पानी निकलता है शरीर में से, सोडियम भी निकलता है, तो बीपी कंट्रोल में रहने की क्षमता ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप डायलिसिस कम करा रहे हैं तो पानी जैसे जैसे बिल्डअप होता है, क्योंकि और कोई शरीर के पास सहारा नहीं है पानी और सोडियम निकालने का, तो बीपी बढ़ जाता है। तो इसीलिए डायलिसिस के पेशेंट्स को कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि बीपी का बढ़ना, और बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो लंग्स में पानी भी इकट्ठा हो सकता है। इसके अलावा अगर डायलिसिस पेशेंट कम ले रहा है तो उसको ये सारे सिम्टम्स, भूख कम लगना, सांस फूलना, कमजोरी आना, इचिंग होना, वो भी हो सकता है। इसके अलावा सोडियम पोटेशियम का ऊपर या नीचे जाना, एसिड्स का बनना, तो ये कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एक डायलिसिस के पेशेंट को फेस करनी पड़ती हैं। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने याद रखनी है कि अगर कोई भी पेशेंट, उसको किडनी फेलियर है, देखिए किडनी फेलियर के कारण किसी की मौत नहीं होती, मोर्टेलिटी कभी किडनी फेलियर के कारण नहीं होती, बट किडनी फेलियर के पेशेंट को 2 मोस्ट कॉमन कॉजेस मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के होते हैं। एक हार्ट अटैक, क्योंकि गुर्दे के पेशेंट को 20 टाइम्स ज्यादा रिस्क होता है बड़ा या छोटा हार्ट अटैक आने का। और दूसरा इन्फेक्शन होने का, क्योंकि गुर्दे के पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होती है, वो इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं, तो वो छोटे से छोटा इन्फेक्शन भी जल्दी एक्वायर करते हैं। तो अगर एक पेशेंट इन्फेक्शन जल्दी एक्वायर करता है, तो जो आम आदमी को मामूली छींक होती है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, सिर्फ गला खराब होता है, ये इन व्यक्तियों को निमोनिया के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। तो निमोनिया का होना, यूरिन में इन्फेक्शन होना, पेट के इन्फेक्शन होना, ये इन पेशेंट्स में ज्यादा होता है। तो डायलिसिस के पेशेंट्स को एक, अपनी सारी वैक्सीन समय पे लेनी चाहिए। 2, उनकी डाइट जैसे उसका नेफ्रोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करे वैसे लेनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन इंटेक हाई रखना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो। और अपनी हार्ट के चेकअप यानी कि ईसीजी को टाइम पे करवाना चाहिए, क्योंकि ताकि हार्ट अटैक या छोटा हार्ट अटैक हो चाहे बड़ा हो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस कर सके। डायलिसिस की प्रतिक्रिया जो होती है वो शरीर में से गंदे पदार्थ निकाल देती है। तो जो आम आदमी का 24 घंटे में गुर्दे काम करते हैं, वो डायलिसिस 4 घंटे में करती है। तो अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट है जिसकी किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, वो 2 बार या 3 बार सप्ताह में जाता है, तो आप समझ लीजिए 2 या 3 दिन उसकी किडनी काम करती है। बट उस डायलिसिस की प्रतिक्रिया से उसकी जो किडनी का जो यूरिया और क्रिएटिनिन कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है, वो ऐसा सेट हो जाता है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर जाती है। तो डायलिसिस बेसिकली एक किडनी का एक और सरोगेट है, मतलब एक तरीके से आप लगा लीजिए एक मशीन है जो किडनी का रोल प्ले कर रही है और शरीर में से गंदे पदार्थ निकाल रही है, और पेशेंट को जो भी एडवर्स सिम्टम्स हैं यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड्स एक्यूमुलेट करने से, उनसे बचा रही है। डायलिसिस के पेशेंट को डाइट की बहुत रिस्ट्रिक्शंस करनी चाहिए, तो इसे हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि एक डायलिसिस की डाइट फॉलो करनी चाहिए।
तो पहली चीज, उसमें जो सोडियम की मात्रा या नमक की मात्रा है वो कम करनी चाहिए। सॉल्ट इंटेक एक आम आदमी का दिन में 5 ग्राम माना जाता है, एक हिंदुस्तानी का। तो डायलिसिस के पेशेंट को 3 से 4 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट सोडियम दिन में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा पानी जो है, जो दिन में देना चाहिए, उसकी मात्रा जो है वो डिपेंड करती है कि डायलिसिस पे जो पेशेंट है उसका यूरिन आउटपुट कितना आता है। अगर यूरिन आउटपुट ठीक आता है तो वो तकरीबन 1.5 लीटर या 2 लीटर तक पानी पी सकता है। लेकिन अगर यूरिन आउटपुट कम होता है, जो कि एंड स्टेज रीनल डिजीज में कम हो जाता है, तो उसकी पानी जो हमें पीना है पेशेंट को 24 घंटे में, वो 1 लीटर या उससे कम पिया जाना है। इसके अलावा किडनी का काम होता है शरीर में से पोटेशियम और फास्फोरस को निकालना। तो अगर पेशेंट डायलिसिस पे है तो उसको पोटेशियम और फास्फोरस कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स की कम से कम मात्रा लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर पोटेशियम उसे कम करना है तो फ्रूट्स आप कम से कम लें। इसमें सिर्फ सेब, पपीता, अमरूद 3 ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है। तो ये हम यूजुअली प्रमोट करते हैं, पेशेंट को कहते हैं ये फ्रूट आप ले सकते हैं। नारियल पानी ना लें, ड्राई फ्रूट्स ना लें। इसके अलावा आंवला, अचार, चटनी, कच्चा टमाटर या कच्चा आलू खाने से भी पोटेशियम बढ़ सकता है, तो इनका सेवन कम करें। जहां तक कि फास्फोरस की बात है तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, नट्स को अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें भी फास्फोरस की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है। इसके अलावा डायलिसिस अच्छे पदार्थ भी निकालता है शरीर से। तो गंदे पदार्थ जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड्स हैं, वो तो निकल ही रहे हैं। इसके अलावा जो अच्छे पदार्थ हैं वो भी निकल रहे हैं। तो अच्छे पदार्थ यानी कि शरीर में से प्रोटीन, अगर प्रोटीन निकलेगा तो शरीर का जो मसल मास है, इम्यूनिटी है, वो कम होगा। तो डायलिसिस के पेशेंट को हम कहते हैं कि प्रोटीन इंटेक अपनी बढ़ाएं। नॉनवेज अगर खाने वाला व्यक्ति है तो नॉनवेज खाएं। अगर नॉनवेज नहीं खाता पेशेंट, तो फिर हम उसको सजेस्ट करते हैं, प्रोटीन पाउडर देते हैं, या वेजिटेरियन डाइट में उसको सजेस्ट करते हैं, जैसे कि पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, दालें हो गई। ऐसी चीजों की जो मात्रा है वो अपने उसमें बढ़ाए डाइट में। अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज की डेफिनेशन है कि परमानेंट, प्रोग्रेसिव, इरिवर्सिबल। मतलब ये बीमारी आगे बढ़ रही है, ये परमानेंट है और ये आगे बढ़ती चली जाएगी। जैसे आपने पेपर को देखा होगा, पेपर को जब हम आग पे लगा देते हैं तो राख बनता चला हुआ जाता है। तो उसी प्रकार बीमारियां जैसे शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गई, पेन किलर्स हो गई, इन्फेक्शन, स्टोन्स हो गए किडनी के, ये सारी किडनी को इसी प्रकार जलाते हुए चले जाते हैं। तो जब ये किडनी जल जाती है और एंड स्टेज में आ जाती है, तो ये क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 में पेशेंट पहुंच जाता है। तो इस केस में जब डायलिसिस शुरू होती है तो वो परमानेंट होती है। स्टार्ट हम यूजुअली ट्वाइस अ वीक से करते हैं, 2 बार सप्ताह में। अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट कुछ आ रहा है, यानी कि 400 ml या उससे अधिकतर पेशाब वो 24 घंटे में प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर उससे भी कम प्रोड्यूस कर रहा है, जब पेशेंट डायग्नोज हुआ है, तो 3 बार वीक में भी डायलिसिस 3 बार थ्राइस अ वीक लेनी पड़ सकती है। तो इस केस में डायलिसिस परमानेंट है, लाइफ लॉन्ग चलेगी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर पेशेंट का मसल मास अच्छा है, पेशेंट हट्टा कट्टा है, तो 10 से 15 साल हो सकता है, प्रोवाइडेड वो इन्फेक्शंस और हार्ट की प्रॉब्लम से बच जाए। और अगर किसी पेशेंट को किडनी फेलियर हुआ है अक्यूट कॉजेस की वजह से, जिसे हम अक्यूट किडनी इंजरी या AKI कहते हैं, या रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर RPRF कहते हैं, उसमें किडनी खराब होने के कुछ कारण होते हैं। यानी कि गलत दवाई दे दी, इन्फेक्शन ले लिया, या फिर कोई जैसे कोविड की बीमारी हो गई, पेशेंट का BP का फ्लक्चुएशंस हुआ, पेशेंट को अक्यूट इन्फेक्शन हुआ। तो इस केस में अगर इसके कारण को आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उसको निकाल दिया जाए, तो किडनी का फंक्शन रिकवर भी कर सकता है। तो पेशेंट 1, 2, 3 या कुछ दिन या कुछ सप्ताह डायलिसिस के बाद रिकवरी का चांस भी है। फॉर एग्जांपल, जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है, BP डाउन हो जाता है, फिर उनकी एंजियोग्राफी के बाद स्टेंट लगता है, उनमें ये रिस्क हाई होता है। बाईपास के पेशेंट, बड़े ऑपरेशन के पेशेंट। तो अगर आपको CKD स्टेज 5 है, शुगर, ब्लड प्रेशर के कारण आपकी किडनी पूरी तरह बीमार हुई है या ग्रस्त हुई है, तो ये डायलिसिस लंबे अरसे तक चलेगी। अगर इसको खराब करने में किसी पर्टिकुलर एजेंट या बीमारी का महत्वपूर्ण रोल है, तो अगर हम उसको हटा दें तो पेशेंट रिकवर कर सकता है। ऐसे कई पेशेंट हैं जो हमने ट्रीट किए हैं, जो डायलिसिस डिपेंडेंट स्टेज में आए थे और उसके बाद घर ठीक ठाक गए हैं, जिनकी क्रिएटिनिन कईयों की नॉर्मल भी हो गई है और कईयों की नॉर्मल से जस्ट ऊपर थी।